वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट्स को हम लोग समुच्चय कहते हैं, नाम तो हमें सबको पता है, सेट्स को समुच्चय बोला जाता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या चल के, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी ये होता क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सेट्स को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि हम ये पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको पहली बार पढ़ाऊंगा। इसके बारे में आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर इसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे चल के। तो इसमें है क्या, सेट्स का यानी समुच्चय का यूज सिर्फ आज की जनरेशन नहीं कर रही, इसका जो यूज है पहले भी टाइम पर हुआ करता था। पास जो भी ग्रुप में जो भी वर्किंग होती थी, यानी कलेक्शन में जो वर्क होता था वो अपने पास सेट्स में आता था। लेकिन उस टाइम का जो आदमी था वो ये नहीं जानता था कि जो भी हम ये कलेक्शन में वर्क कर रहे हैं, क्लास में जो वर्क कर रहे हैं, ये अपने पास किसी सेट्स में या किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई भी पार्ट है। बात करें चल के अगर हम नियर अबाउट 19th सेंचुरी की, तो उस समय एक अपने पास मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर ने इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशनों का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, या कह सकते हैं उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम लोग सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करते चल के इन्वेस्टर ऑफ सेट थ्योरी, तो हमारा आंसर होगा जॉर्ज कैंटर। और जॉर्ज कैंटर ने ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने रियल नंबर को नेचुरल नंबर से ज़्यादा प्रूफ किया था। इन्होंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर से ज़्यादा होते हैं। इस बात को भी किसने प्रूफ किया था? जॉर्ज कैंटर ने प्रूफ किया था। और इन्होंने अपनी सेट थ्योरी में क्या बात बताई थी? इन्होंने सेट थ्योरी में सेट की डेफिनेशन को बताया, उसके रिप्रेजेंटेशन को बताया, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की, इन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज की बात की, इन्होंने यहाँ पर बताई है चल के। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन को जानेंगे चल के। तो सेट्स की जो डेफिनेशन हम बनाते हैं, तो हम नॉर्मल सी बात है, हम लोग यही पढ़ते चले आए कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वही अपने पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो देखते हैं आगे यहाँ पे, सेट्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अपने पास ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा? वेल डिफाइन होगा। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन का सीधा सा मतलब इतना है कि जिसके बारे में हम प्रिडिक्टेबल हो, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट के बारे में जिसके बारे में हम सर्टेन हो, उसके बारे में हम डेफिनेटली कोई वैल्यू दे सके। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो ये बिल्कुल सर्टेन है, इसमें कोई भी इफ बट की कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर गुड बॉय इन क्लास 10th, तो क्लास 10th के अच्छे बच्चे, तो अच्छे बच्चे, हर बच्चा अच्छा होता है और हर बच्चा खराब भी होता है। यानी ये जो अच्छे और बुरे की जो बात है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होती है? वेरी करती रहती। मतलब किसी के लिए कोई दूसरा बच्चा अच्छा होगा, मेरे लिए कोई दूसरा बच्चा अच्छा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चेंज करेगा, तो वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पर्सन टू पर्सन यानी ईच पर्सन के लिए वो कंडीशन सेम रहे, तो वो हमेशा क्या रहेगा? अपने पास वेल डिफाइंड रहेगा। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट इतना है। यानी जब कोई सेट किसी पर्सन टू पर्सन के लिए वेरी करेगा, चेंज करेगा, तो वो वेल डिफाइंड बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो ईच पर्सन के लिए सेम रहती कंडीशन, यानी जो भी सेट अपने पास गिवन होता है वो वेल डिफाइंड अपने पास हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने पास कोई भी जो गिवन सेट है वो वेल डिफाइंड है या नहीं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे आके। तो रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे आके कि किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पहली बात यहाँ पर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी कि हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, यानी A to कैपिटल Z हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। देन
यहाँ पर जो अब सेट है तो सेट में अपने पास क्या होंगे, मेंबर ऑफ सेट्स होंगे, यानी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, यानी कि जो अपने पास एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर एलिमेंट्स को हम इनक्लोज करेंगे इन ब्रेकीज, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में, यानी जो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दिया जाएगा। बस हम इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे किसी भी सेट को लिखने के लिए। पहली बात, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके बाद जो अपने पास सेट के एलिमेंट होंगे उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में यानी ब्रेकेस के अंदर लिखेंगे और उनमें कॉमा का यूज उन्हें सेपरेट करने के लिए करेंगे। और नेक्स्ट एक इसमें रिमार्क भी याद रख सकते हैं हम लोग, वो है कि अपने पास कि यहाँ पर हम सेट में रिपीटिशन नहीं करते कि जैसे 1,1, 2,2 या तो 3, 3,4, यानी कि हम रिपीट यानी वैल्यू बार बार नहीं करते हैं। तो ये तो वो अपने पास सेट, यहाँ पर हमने एक वर्ड बोला चल के एलिमेंट, तो अब एलिमेंट को समझ लेते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स को हमने बोला है मेंबर ऑफ सेट, यानी एलिमेंट अपने पास अगर हमसे पूछे जाते हैं तो हमारा जवाब होगा मेंबर ऑफ सेट्स, यानी कि किसी सेट्स के मेंबर वो क्या कहलाएंगे, अपने पास एलिमेंट्स हो गए। और एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। एग्जांपल लिख सकते हैं A2 स्मॉल z, यानी कि मैक्सिमम केस में अपने पास जो है एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे चलकर। तो ये तो अपने पास हो गया एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है, वो पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, पहला अपने पास है टेबुलर मेथड और दूसरा अपने पास है सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर हम टेबुलर मेथड को देखने वाले हैं पहले। तो यहाँ पर हमने लिखा है चल के रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो जब हमें किसी सेट को अगर रिप्रेजेंट कराना होगा तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहला टेबुलर, दूसरा सेट बिल्डर। और टेबुलर को ही हम लोग बोलते हैं रोस्टर, इसी को रोस्टर भी बोला जाता है, और सेट बिल्डर को ही हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर्टी मेथड। तो ये सिर्फ इनकी नेमिंग में डिफरेंसेस है, बाकी इनकी जो फंक्शन है वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। टेबुलर में अपने पास अगर हम टेबुलर की बात करते हैं आगे, अगर किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी सेट को अगर हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दे दिया चल के, हमने लिखा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये अपने पास क्वेश्चन है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल N। आप चाहें तो n की प्लेस पर कोई दूसरा नंबर भी यानी दूसरा अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। n इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें मालूम है 1 to इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन फर्स्ट 5 की बात हो रही, यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 की बात करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि टेबुलर फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म में हमने क्या लिखे, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है, एलिमेंट्स लिखे और कॉमा से सेपरेट किया है, जिसे हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन में भी यूज किया था। तो आप लोग समझ सकते थे कि सेट की डेफिनेशन में जो हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन कराया था वो टेबुलर मेथड से कराया था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से करने वाले हैं। तो देखते चल के यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट कराने वाले, n इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजमेंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेथड है, यानी यहाँ पे लिखा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, x लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x, उसके बाद कोलन का साइन देंगे। चाहे तो हम लोग कोलन का साइन दे सकते हैं या फिर हम लोग वर्टिकल बार यानी कि एक खड़ी लाइन भी बना सकते हैं, जो भी चाहे हम कर सकते हैं, और फिर से हम x लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x
बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। x हैज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी अपने पास क्वेश्चन गिवन था उसको हमने ऐसे ही नोट कर दिया है। तो आप लोग को बस इतना समझना है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उससे हम लोग x such that x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसे हम सिंबल में भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये तो यहाँ पर बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। अब इसके बाद यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे चल के। तो टाइप्स ऑफ सेट में अपने पास जो सेट्स हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे चल के एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम लोग नल सेट बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट जैसे नाम से पता चल पाता है कि वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसे रिप्रेजेंट कराने का जो नॉर्मल सा तरीका होगा एम्प्टी सेट का वो देखते हैं आके हम लोग। या तो हम करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर फाई को यूज कर सकते हैं। या तो हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे या तो फाई यूज करेंगे। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट। यहाँ पर कोई भी सेट यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास करेंगे चल के नॉन एम्प्टी सेट की, यानी वो सेट जिसमें अपने पास कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो, मतलब कि वो अपने पास ब्लैंक ना हो, मतलब कि या तो वहाँ पर फाई या अपने पास करली ब्रैकेट प्रेजेंट हो, यानी कम से कम वहाँ पर एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो वो अपने पास हो जाता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे चल के सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जैसे कि नाम से पता चलता है सिंगल, यानी कि वो सेट जिसमें अपने पास ओनली सिंगल टर्म्स अवेलेबल हो, यानी सिंगल एलिमेंट अवेलेबल हो, तो वो अपने पास सिंगलटन सेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चल के फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जैसे कि नाम से पता चलता है फाइनाइट यानी परिभाषित। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें काउंट किया जा सके। एज लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया a = 1 2 3 4, तो हमें मालूम 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पर 4 है, तो इसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाले इनफाइनाइट सेट, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें चल के a = 1 2 3 डेडेड है सो ऑन, तो यहाँ पर जो अपने पास ये नंबर कहाँ तक गए, इनफाइनाइट तक गए, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसे बन गए, इनफाइनाइट सेट बन गए। अब यहीं पर एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पर ऐड हो जाती है कार्डिनल। कार्डिनल का सीधा सा नंबर का मतलब होता है नंबर्स, यानी वो कितने नंबर्स हैं। तो कार्डिनल जो वैल्यू होती है वो अगर हमसे पूछा जाए कार्डिनल किसमें बिलोंग करता है, यानी किसके लिए आता है, तो कार्डिनल जो है फाइनाइट सेट के लिए आता है। जैसे यहाँ पे बोला जाए आपसे इफ a = 1 2 3 4, तो कार्डिनल अपने पास जो बनता है वो नंबर बनते हैं चल के, कार्डिनल अपने पास नंबर होता है। तो हमसे पूछा जाता है फाइनाइट सेट में यहाँ पर कितने नंबर है, तो n कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो n a हमने लिखा नंबर ऑफ a कितने बने यहाँ पर 4 बने, और यही अपने पास आंसर हो जाता है। यानी कि किसी भी सेट का वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। अगर हमें उसका कार्डिनल नंबर लाना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे और अपने आंसर को आसानी से कर लेंगे चल के। अब यहाँ पर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चल के। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनते हैं चल के, क्या जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा वो बिल्कुल फाइनाइट सेट होगा। क्यों, देखते हैं आगे। यहाँ पर एम्प्टी सेट को हम लोग जो है या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ये तो इनके रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा कि या तो फाई आएगा या करली ब्रैकेट आएगा। तो अब ये पूछा गया है कि क्या एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में आपसे बोला गया है कि फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पर हम बिल्कुल देखते हैं ये अपने पास डिफाइन है। अगर हमने फाई लिख दिया तो आप इसे आसानी से बोल सकते हैं कि ये अपने पास नल सेट है या वाइड सेट है, और ये भी अपने पास नल, वाइड या एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी नाम यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भी हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इक्वल सेट की बात करेंगे चल के। तो यानी जब दो ऐसे सेट आ जाए जिनके जो एलिमेंट हो वो एग्जैक्टली सेम हो, जब किन्हीं भी टू सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे तो अपने पास इक्वल सेट बन जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स अपने पास अनइक्वल सेट, यानी कि ऐसे दो सेट जिनके अपने पास जो एलिमेंट्स हों वो
मतलब डिफॉर्म, मतलब कि एग्जैक्टली सेम ना हो, तो वो अपने पास अनइक्वल सेट आ जाता है। इसके बाद जो इक्वल और अनइक्वल को जो मिलाकर ही बन जाता है इक्विवेलेंट। क्या बन जाता है? एक अपने पास नेक्स्ट सेट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में अपने पास यहाँ पे हमें लाना होता है, जैसे यहाँ पर हमने बात की चल के ए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड बी हमने यहाँ पे लिख लिया चल के 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हमें कार्डिनल लाना है एन ए का, तो हमें पता है कि 1 2 3 एलिमेंट है, और कार्डिनल लाना है हमें बी का, तो हमें पता है यहाँ पर 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन ए इक्वल टू एन बी, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये कंडीशन यानी कि एन ए इक्वल टू एन बी अगर टू सेट्स के कार्डिनल मैच कर रहे हैं, तो वो सेट अपने पास कैसा होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। क्लियर? अब हम इसके बाद इसका रिमार्क देखते हैं चल के। यहाँ पर हमने देखा चल के कि एन ए इक्वल टू एन बी है, तो वो अपने पास इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या जितने भी इक्वल सेट होते हैं क्या वो इक्विवेलेंट होते हैं, या सारे इक्विवेलेंट इक्वल सेट होते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं आके, अगर कोई भी सेट अपने पास इक्वल सेट है, यानी कोई भी दो सेट, यानी कि एन ए अपने पास ए और बी अगर टू इक्वल सेट है, अगर वो इक्वल है तो इक्विवेलेंट जरूर बनेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कोई दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी बनेंगे। लेकिन इसका रिवर्स भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल बनेंगे। मतलब कि वो हर केस में ऐसा नहीं कि वो जरूरी रहे कि वो इक्वल होंगे, लेकिन वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बस इतने से बात आपको समझनी चल के कि अगर टू सेट अपने पास इक्वल होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट बन जाता है। अगर कोई टू इक्विवेलेंट सेट है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल होंगे। तो ये तो हमने सीखा चल के टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में सबसेट को पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो भी पढ़ाया गया इस क्लास में आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।